हम्म, तुम हो, हम है, न तुम कम हो, न हम कम है। यार की है यारी निभानी, पढ़ ले ओए मोरे बाबू, पढ़ ले ओए मोरे सोना। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का दिन हम लोगों के लिए वैसे भी शुभ का दिन है, क्योंकि आज सावन की अंतिम सोमवारी है। बहुत सारे बच्चे आज सोमवारी का व्रत किए हुए हैं। हाँ, भगवान शिव से आशीर्वाद लेने गए हुए हैं और लेकर के आए हैं। और निश्चित ही बच्चे अपने लाइफ के बारे में, अपने रिजल्ट के बारे में भगवान से शुभकामनाएं जरूर लिए होंगे। प्यारे साथियों, कल हमने आप लोगों को कहा था कि बहुत जल्द ही हमारा परिवार आपका जोश स्टडी क्लासेस 2700 का होने वाला है और वो कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, ये कदम यहीं नहीं रुकेगी, ये कदम यहीं नहीं रुकेगी, ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो क्या बात है। हाँ, तो आज फिर से हम आपका स्वागत करेंगे। नए चैप्टर जो है आपका तीसरा चैप्टर संस्कृत का अलस कथा में, जो आप देख रहे हैं। अलस कथा के बारे में आपको क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। मैं बता दूं मैं बता दूं हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार के कई जिलों से बच्चे जुड़ चुके हैं, जिसमें कि सत्यम पटेल, यादव गर्ल प्रीति, सत्यम कुमार यादव, डीएम मंजेश यादव, डीएम साहब भी जुड़ चुके हैं। हाँ, और कौन है भाई, रोशन कुमार। बहुत सारे बच्चे जो है हमारे साथ अभी लाइव में जुड़ चुके हैं और बच्चे कमेंट कर रहे हैं हर हर महादेव। बिल्कुल महादेव का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि आज सोमवारी का दिन है और वो भी अंतिम सोमवारी है। आज मेरे साथी अंतिम सोमवारी है। चलिए जी, देखते हैं कि आज का विषय क्या है। कहते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की बात कर रहे हैं। और आप पढ़ रहे हैं 10th क्लास के संस्कृत को, जिसका कि तीसरा जो चैप्टर है मेरे साथी, वो है अलस कथा। चैप्टर नंबर 3 अलस कथा, वन शॉट लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ आपको चैप्टर के बारे में हर चीज की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद कहानी के आधार पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनका कि प्यारा प्यारा जवाब आपको देना है। और मैं बता दूं कि सिर्फ सुनिएगा, जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप सबका जवाब देंगे, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, हम आगे बढ़े क्या, देखते हैं जी क्या आता है। पहले देखते हैं सर जी, आज का सुविचार देखते हैं। उसको देखने से पहले इधर देखिए कौन है, महादेव जी है। पहले इनको नमन करते हैं। आज सोमवारी का व्रत है, पहले नमन करें हम इसको और इनको नमन करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव। चलिए, कहते हैं कि आज का जो सुविचार है गुरुजी, आज का सुविचार जो है, कहते हैं कि बेहतर से बेहतर का तलाश कीजिए, बेहतर से बेहतर का तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश कीजिए। बेहतर से बेहतर का तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश कीजिए। अक्सर टूट जाते हैं पत्थर से शीशे, अक्सर टूट जाते हैं पत्थर से शीशे, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश कीजिए, ऐसे शीशे तलाश कीजिए। चलिए जी, आगे देखते हैं आगे क्या है। आइए जी, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। पहले हम आप लोगों को एक छोटी सी पॉइंट बताते हैं। ये जो आपका चैप्टर है अलस कथा, अलस कथा कहने का तात्पर्य है, अलस कथा कहने का तात्पर्य है कि ये जो है आलसियों की कहानी है मेरे भाई। किसकी कहानी है ये? आलसी की कहानी है। किसकी कहानी है?
आलसी की कहानी है और मैं आपको बताऊंगा कि आलसी क्या होते हैं। क्या आप लोग भी आलसी की गिनती में आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप अपने आप को महसूस करेंगे कि क्या आप आलसी की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। चलिए जी, देखते हैं। पहले कहते हैं कि आलस। आलस क्या है मेरे भाई? मेरे भाई, आलस क्या है, किसको बोलते हैं आलस? तो आप कहेंगे गुरुजी, किसी भी काम को देर से करने, किसी भी काम को देर से करने या उसके करने से बचने को कहा जाता है। आलसी किसको कहते हैं? आलस क्या है? किसी भी काम को देर से करने से, किसी भी काम को देर से करने से या उस काम को करने से बचने को आलस कहते हैं। बचने को आलस कहते हैं। समझे बात को? मान लिया जाए कि सुबह में आपकी क्लास है, सुबह में आपकी ऑफलाइन क्लास है, हाँ, और सुबह में थोड़ी सी बूंदाबांदी बारिश हो रही है, तो आपका मन तो क्या करेगा? आज भले क्लास नहीं जाएंगे, आज क्लास तो नहीं जाएंगे, काहे कि बारिश हो रही है। ये भी आलस की गिनती में आता है। आप छाता लगाओ, बरसाती लगाओ, क्लास के लिए जाओ भाई। समझे बात को? चलिए, आपने समझ लिया कि आलस क्या होता है। किसी भी काम को देर से करना या उस काम से बचने को आलस कहते हैं। तो आलसी किसको कहते हैं भाई? जो ऐसा करेगा, जो ऐसा करेगा उसी को ना आलसी बोलेंगे। जिसमें आलस वाला गुण रहेगा मेरे साथी, उसी को ना आलसी कहेंगे। हाँ, कहता है कि जो जो सुस्त यानी कि निकम्मा होता है, जो मेरे भाई, जो आलस, जो सुस्त यानी कि निकम्मा होता है, उसे उसे आलसी कहा जाता है। जो कोई काम का नहीं होता है, सुस्त होता है, बोदा होता है, उसी को ना आलसी कहते हैं। आलसी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं रहता है। आलसी व्यक्ति जो है मेरे भाई, जीवन में सक्रिय नहीं होता है। क्या आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय होता है क्या? होता है क्या? आपका पुस्तक तो कह रहा है बिल्कुल नहीं होता है। कहते हैं कि और समय पर अपना काम नहीं करता है, समय पर जो है अपना काम नहीं करता है मेरे भाई, समय पर अपना काम नहीं करता है, ऐसे ही व्यक्ति को आलसी कहा गया है। क्या कहा गया है? आलसी कहा गया है। मैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं शबनम कुमारी, शबनम कुमारी भी जुड़ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास में जुड़ने के लिए। और कहेंगे कि लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि चैप्टर पढ़ाने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव का सेशन होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव सेशन में आप अपना दम दिखाएंगे कि जितने ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं उसका आप सही सही जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मोबाइल फोन को चार्ज में लगा ले मेरे भाई। अगर लाइट है आपके यहाँ तो सभी कोई मोबाइल को चार्ज में लगा करके रखें, क्योंकि मौसम खराब है, बिजली कभी भी जा सकती है। लेकिन क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा, चूंकि हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है, आप अपनी व्यवस्था कर लें। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि स्वभाव के लोग, कैसे स्वभाव के लोग भाई? जो अपना काम नहीं करता है, ऐसे स्वभाव के लोग जो है काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं, काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं। आप देखेंगे, अगर आपके घर में दो तीन बहनें हैं, दो तीन बहनें हैं, तो उसमें से कोई ना कोई आलसी जरूर होगी, आलसी जरूर होगी। वो एक दूसरे पर आश्रित होंगे कि हम थोड़ा सा सूत लेते हैं, वही बर्तन धो देगी, हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, वही झाड़ू लगा देगी। इस तरह का होता है। हाँ, तो इससे भी बच्चे आलसी कहलाते हैं, है ना? कहते हैं कि अपना काम दूसरों से करवाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आप भी अपना काम दूसरों से करवाते हैं? तो आप भी आलसी है। अगर आप भी अपना काम दूसरों से करवाते हैं तो आप भी आलसी है। आगे देखते हैं कि अगला पेज जो है वो क्या है। चलिए जी, अब शुरुआत करते हैं पाठ्य पुस्तक के अनुसार। पहले हम लाइन बाय लाइन इस चीजों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा पाठ्य पुस्तक क्या कह रहा है। फिर जो है हम आप लोगों को एक शॉर्ट छोटा सा कहानी सभी को मिला करके सुनाऊंगा। ठीक है? अभी आपको देखना है कि आपका पुस्तक क्या कह रहा है। आप कहेंगे कि अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य। महोदय, यह पाठ जो है विद्यापति द्वारा रचित
कथा ग्रंथ, विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। महोदय, यह जो पाठ है विद्यापति जी के द्वारा रचित एक कथा ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम है पुरुष परीक्षा, वहीं से इसको लिया गया है। उसी का यह एक अंश है। किसका अंश है मेरे भाई? किसका अंश है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का एक अंश है। और पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ को किसने लिखा है? तो आप कहेंगे महोदय, आप ही तो कह रहे हैं कि वो विद्यापति जी द्वारा रचित है। कहते हैं कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयन्ति। पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है वो मानव के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन करता है। मानव के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन करता है। महोदय, मानव में गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। तो गुणों का वर्णन तो करता ही है और दोषानाम च निराकारणाय शिक्षाम ददाति। कहते हैं कि हमारे में जो अवगुण है उस अवगुण का हम निराकरण कैसे करें, उसको हम दूर कैसे करें, इसकी भी शिक्षा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से मिलती है। कोई दिक्कत? यहां तक आप समझ में आया आप लोगों को? कहते हैं कि यह पाठ जो है मेरे भाई किसके द्वारा रचित है? यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित है। यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा कथा में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। दोष का मतलब फ्रेंड वाला दोष नहीं, दोष का मतलब बुरा गुण, अवगुण। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। अगला पेज है आपके सामने। अगला पेज कह रहा है कि विद्यापति महोदय, विद्यापति कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। महोदय, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आशित। विद्यापति जी जो है वो मैथिली कवि है। कौन से कवि है? मैथिली कवि है, मैथिली भाषा के कवि है। हाँ, अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विशेषे अपि प्रभुता अस्ति। कहते हैं कि इन्होंने जो है अनेक ग्रंथों के निर्माता भी है। विद्यापति जी जो है अनेक ग्रंथों के निर्माता भी है। कई सारे ग्रंथों की इन्होंने रचना भी की है। हाँ, उनकी विशेषता जो है मुख्य रूप से मेरे भाई संस्कृत विषय में है। उनकी विशेषता जो है मुख्य रूप से संस्कृत विषय में भी बहुत पाठ है उनके। कहते हैं कि प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है। इस पाठ में आलस्य नाम का जो अवगुण है, आलस्य जो है वो एक प्रकार का अवगुण है। इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये व्यंग्यात्मक जो है, व्यंग्यात्मक का मतलब होता है हंसी मजाक, हंसाने वाला चीज। इसी आधार पर एक कहानी बताया गया है, व्यंग्यात्मक रूप में बताया गया है ना। तो आप कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि अलस कथा जो पाठ है वो किस रूप में है, अलस कथा का जो पाठ है मेरे भाई वो किस रूप में है, तो आप कहेंगे महोदय वो तो व्यंग्यात्मक रूप में है। किस रूप में है? व्यंग्यात्मक रूप में है। यहां तक कोई दिक्कत है? कहते हैं कि नीतिकारः आलस्यम रिपुरम मन्यते। रिपुरम का मतलब होता है शत्रु। रिपुरम का मतलब क्या होता है? शत्रु। नीतिकार जो है आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। आलस्य को क्या मानते हैं मेरे भाई? शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। ये प्रश्न पूछे जाने योग्य है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस्य को
क्या मानते हैं? तो महोदय शत्रु मानते हैं। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव में जुड़े हैं, पहले आप लोग क्या करें, वीडियो को लाइक करें, फिर शेयर करें, फिर अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें बताएं कि अलस कथा पाठ शुरू हो चुकी है। आप कहाँ हैं? आइए और सब मिलकर के इस पाठ का आनंद लें। कहते हैं महोदय, आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। कहते हैं कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। स च स्वभावाद दानशीलः, वह जो है स्वभाव से दानशील था। कैसा था मेरे भाई? दानशील था। कारुणिक सर्वेभ्यो, कारुणिक भी था, मतलब दयावान भी था और दानशील भी था। कहते हैं दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यह इच्छा भोजनम दापयति। कहते हैं कि वह प्रतिदिन दुर्गतिहीन लोगों का, अनाथों का, दशाहीन लोगों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कराते थे। प्रतिदिन क्या कहते हैं, प्रतिदिन दुर्गतिहीन, दशाहीन, अनाथ लोगों को प्रतिदिन क्या कराते थे? इच्छा अनुसार भोजन कराते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपनम वस्त्रे दापयति यतः। कहते हैं कि प्रतिदिन जो है वो अनाथों को, दशाहीन लोगों को भोजन कराते थे। उसके साथ अनाथों को भी भोजन कराते थे और वस्त्र प्रदान करते थे। कहते हैं सर जी कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से कैसा था? वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह संकटग्रस्तों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसी लोगों को भी अन्न वस्त्र देता था। क्यों देता था? ऐसा वो क्यों करते थे? तो आपके पाठ्य पुस्तक में कहा गया है कि क्योंकि निर्गतिनाम च सर्वेशाम लह, क्या है? सर्वेश आमलसः प्रथमो मतः। कहते हैं कि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान जो है वो आलसियों का है। दुखी मनुष्यों में पहला स्थान जो है वो आलसियों का है। कहते हैं किंचिन क्षमते कर्तुः जठारेना अपि वही नना। कहते हैं कि अच्छा है, लेकिन कोई भी काम में, कहते हैं कि इसका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा, लेकिन कोई भी काम नहीं करना है, अर्थात आलसी लोग पेट भर। कहते हैं कि आलसी जो लोग होते हैं वो अपने उदर की भी पूर्ति के लिए, अपने पेट के भरण पोषण के लिए भी कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए वीरेश्वर ऐसे लोगों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कराते थे और वस्त्र दान देते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं कि ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभं श्रुत्वा बहवस्तुन्द्र परिमिर्जास्तत्र वर्तुलिब भुवः यतः। कहते हैं इसके बाद आलसी व्यक्ति को लाभ देखकर, लाभ के बारे में सुनकर वहां, मतलब ऐसा लोगों ने सुना कि यहाँ पर जो है, किसके यहाँ? मंत्री जी के यहाँ आलसी लोगों को खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंड बढ़े लोग वहां जमा हो गए।
मतलब वहां पर आलसियों को इतना लाभ दिया जाता है, इतना लाभ सुन करके बहुत से त्वंद बढ़े लोग वहां पर जमा हो गए, वहां पर जमा हो गए। क्यों? कहते हैं कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि सहन्ते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जंतव। कहते हैं कि स्थिति को अनुकूल देखकर, अपने अनुसार देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं, सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। सुविधाजनक स्थिति सभी को पसंद है, सुविधाजनक स्थिति सभी को पसंद है। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देख करके वहां दौड़े नहीं आएगा? अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देख करके आकृष्ट होते हैं, सभी लोग जो है अपने जाति का सुख देख कर करके आकृष्ट होते हैं और वहां जाने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम 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 आलस्यम दर्शायित्वा भोज्यम गृहंती गृहंती। मतलब क्या कि उसके बाद जो है आलसियों का सुख देखकर, आलसियों का सुख देखकर धूर्त आदमी, कौन आदमी भाई? धूर्त आदमी, आलसियों का सुख देखकर धूर्त आदमी, धूर्त व्यक्ति भी कृत्रिम आलस्यम कहते हैं कि बनावटी आलसी, कृत्रिम आलसी मतलब बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। वहां पर आकर के भोजन ग्रहण करते थे जो वास्तव में आलसी नहीं थे, जो अपने सभी कार्यों को करने के लिए सक्षम थे, लेकिन सुविधाजनक स्थिति देख करके वो लोग भी ऐसा दिखावा करने लगे कि हम भी आलसी है, हम भी आलसी है। कहते हैं तद अंतरम आलसशालायाम बहुद्रव्ययम दृष्टवा। कहते हैं उसके बाद जो है अलसशाला में बहुत ज्यादा खर्च होने लगा, आलसियों पर बहुत अधिक खर्च होने लगा। और इस खर्च को देखकर तनि योगी पुरुषे परामृष्टम यद अक्ष बुद्धाय करुणाय केवलम लशेभ्यः स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेन अन्नलसा अपि गृहन्ति इत्स्य अस्माकं प्रमादः। कहते हैं कि बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च को देखकर राज के नियोगी पुरुषों के द्वारा, किसके द्वारा मेरे भाई? नियोगी पुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है। मतलब मंत्री जी के द्वारा जो है यहाँ पर सिर्फ बुद्धि से हीन अर्थात आलसियों के लिए वस्तुएं दी जाती है, कपट से आलस्यहीन भी वस्तुएं पाते हैं, यह हमारे लिए आलस्य है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आलसी नहीं है, जो बनावटी आलसी का रूप लेकर के यहाँ है, वो लोग भी इस सुविधा का ग्रहण कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है मेरे भाई? इसके लिए कहते हैं कि यदि कहते हैं कि यदि भवती तदा आलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तनि योगी पुरुषाः वाहिनी दापयित्वा
दापयित्वा निरूपयामाशु। कहते हैं इसीलिए उन उन आलस्यहीनों की जांच के लिए, उन आलस्यों की परीक्षा के लिए, जांच के लिए ऐसा विचार, ऐसा विचार सोए हुए अवस्था में आलस्यों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। कहते हैं कि वहां के नियोगी पुरुषों ने यह विचार किया कि वास्तव में जो आलसी है उसकी जांच किया जाए, उसकी परीक्षा ली जाए। जो व्यक्ति सचमुच आलसी है उन्हें ही यहाँ पर रखा जाए, उन्हें ही सेवाएं प्रदान की जाए, बाकी लोगों को हटाया जाए। तो ऐसा करने के लिए आलसियों की परीक्षा लेनी है, ऐसा करने के लिए आलसियों की परीक्षा लेनी है। और किस तरह की परीक्षा लेनी है? तो जब आलसियों को घर में आग लगा करके लेना है ना। आगे देखते हैं। कहते हैं ततो गृह लग्न प्रवृद्ध मंगनी दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिताः पश्चादि पदलसा अपि पलाचितः। कहते हैं इसके बाद घर में आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग पलायन कर गए, माने कि भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। कहते हैं कि वहां जो थे, जब परीक्षा लेने की बात आई तो आलसियों के घर में आग लगाई गई। तो आग लगने पर जो सचमुच आलसी नहीं थे वो लोग भाग गए, लेकिन कुछ लोग वहां पर बचे हुए हैं, कुछ लोग वहां पर बचे हुए हैं। आगे देखते हैं। कहते हैं कुछ लोग वहां बचे हुए हैं। कौन लोग बचे हुए हैं थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। कहते हैं कि चत्वारः चार चत्वारः पुरुष अस्तत्रवेव सुप्ताः परस्पर मालपयन्ति एकेन वस्त्रा वृत्त मुखे नोक्तम। कहते हैं कि अभी भी चार लोग वहां पर जो है, चार पुरुष जो है वहां पर है, चार व्यक्ति वहां सोए थे और परस्पर आपस में बातचीत कर रहे थे। एक व्यक्ति जो है मुंह को ढके हुए कहते हैं कि अहो कथमयम कोलाहलम। ये क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए है, ये लाइन आपके लिए प्रश्न के लिए है। ठीक है। अहो कथम कोलाहलम, आप मेरे साथ बोलेंगे कि अहो कथम कोलाहलम, अहो कथम कोलाहलम, अहो कथम कोलाहलम। अर्थात ये हल्ला कैसा है, ये हल्ला कैसा है, ऐसा किसने बोला? तो पहला व्यक्ति बोलता है कि ये हल्ला कैसा है। द्वितीय नोक्तम, दूसरा कहता है तर्कयते, अनुमान लगा के कहता है, यद अस्मिन गृहे अग्निर लग्ने अस्ति। कहता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। मुंह नहीं उघाड़े हैं, लेकिन कहता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तृतीय नोक्तम, तीसरा कहता है कि को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। इदानी जलाद्रे वर्षो भी कटे वांसमान प्राविर्णति। कहते हैं कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय हम लोगों को भींगे हुए कंबल से, भींगे हुए कपड़ों से ढक कर करके हमें आग से बचा ले। तो चतुर्थ नोक्तम, चौथा कहते हैं कि अरे बचा लो कति वचनानि वक्तुम। कहते हैं अरे बचा लो, कितना बोलते हो। सकनुथ, कितना बोलते हो। तुस्नी कथम ना तिष्ठतः। कहते हैं कि अरे बचा लो, कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो तुम लोग, काहे डिस्टर्ब कर रहे हो सोने में। क्या आप इस बातें को समझे? नहीं समझे। आइए हम आपको समझाते हैं। कहते हैं कि जब अलसशाला में
आग लगाई गई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। तो जितने भी धूर्त लोग थे वहां से तो भाग गए। अभी भी कितने लोग वहां पर है? 4 लोग हैं। उस घर में अभी भी 4 लोग हैं और चारों लोग जो है कंबल ओढ़े हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसमें से पहला जो आलसी है वो कहता है कि अहो कथमयम कोलाहलम, अरे ये हल्ला कैसा है। तो दूसरा कहता है कि लगता है घर में आग लगा है। तो तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय हम लोगों को भींगे हुए कंबल से ढक दे, हमें आग से बचा ले। चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है अरे बचा लो, कितना बोलते हो तुम लोग, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, ये कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कहते हैं तत् चतुर तत् चतुर चतुर्नाम अपि तेस तेषामेवं परस परस परस्परा परस्प्रलापम श्रुत्वा वाहिनी च वाहिनी च प्रवृद्ध प्रवृद्ध मेषा मुपरि पति पतिष्यन्तं दृष्ट्वा दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धभयेन चत्वारो अप्यालसाः अप्यालसाः केशे स्वा वाकृष्य वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिकृताः पश्चातान् लोक्य तेन तैर्नियोगिभ्यः पठितम। कहते हैं कि तब चारों को आपसी बातें को सुन करके, जब ये चारों लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, इनकी बातों को सुन करके उसके ऊपर जो आग लगी हुई थी, पूरे घर में जो आग फैली हुई थी, ऐसा देख करके नियोगी पुरुष सोचा कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये आग में जल जाएंगे। मृत्यु होने के भय से चारों आलसी को बाल पकड़ के, केस पकड़ करके बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुषों द्वारा कहा गया। जब उसको बाहर निकाला गया, जब उनको बचा लिया गया, तब नियोगी पुरुष क्या कहते हैं? कहते हैं कि पतिरेव गति महोदय, कहते हैं कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति। पतिरेव गति स्त्रीणाम, स्त्री की जो गति होती है वो पति होते हैं। बालानाम गति जननी, बालक जो बच्चे की जो गति होती है वो माता होती है। हाँ, माता होती है। नालसानाम गति कची कची लोके कारुणिकम बिना। कहते हैं कि जिस प्रकार से स्त्रियों का जो रक्षक होता है, सच्चा रक्षक होता है, वो उनका पति होता है, उनका पति होता है, और बच्चों का जो रक्षक होता है वो उनकी माता होती है। लेकिन मेरे भाई, आलसियों का जो रक्षक होता है वो दयावान लोग होते हैं। कौन से लोग होते हैं? दयावान लोग होते हैं। दयावान लोगों के अलावा जो है संसार में और कोई नहीं होता है जो कि आलसियों का सच्चा रक्षक होता है। हाँ, कहते हैं कि पश्चातेषु चतुर्स्वलेषु ततो ततो अप्यधिका अधिक अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। कहते हैं कि उसके बाद और बाद में उन चारों को, किन चारों को, जो 4 बच गए हैं, उसको पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री के द्वारा दी जाने लगी। मतलब चारों को जो है अब और भी अधिक सुविधाएं जो है वो दी जाने लगी। ठीक है, चलिए जी, आपका जो है चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। चैप्टर जो है मेरे भाई आपका यहाँ खत्म होता है। अब हम आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है। आप पहले प्रश्न को रहने दें, पहले प्रश्न को आप रहने दें, हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे। आप जरा इसको ध्यान से बताइएगा, आप जरा इसको ध्यान से बताइएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे भाई, मिथिला यहाँ का जो मंत्री था उसका क्या नाम था? मिथिला का जो मंत्री था उसका क्या नाम था?
तो मेरे भाई आप कहोगे कि सर आपने बताया है कि मिथिला का जो मंत्री था वो वीरेश्वर था। वो कौन था? वीरेश्वर था। आइए हम इस पूरे कहानी को छोटे रूप में, शॉर्ट रूप में हम आपको सुना रहे हैं, आप सिर्फ सुनेंगे। कहते हैं कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था जो स्वभाव से दानी था, कारुणिक था, दयावान लोग था, है ना, और दानशील था। वो अपने यहाँ प्रतिदिन जो है अनाथों को, दशाहीन लोगों को, संकटग्रस्त आदमियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कराता था और वस्त्र दान करते थे। ठीक है। ऐसा विचार कर, ऐसा जब वहां पर देखा गांव के दूसरे लोगों ने, तीसरे लोगों ने, धूर्त लोगों ने, तो उनको लगा कि आलसीय बनने में फायदा है। आलसीय बनने में फायदा है, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से मंत्री जी के यहाँ बैठेंगे, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, और क्या चाहिए? रहने के लिए वहां घर मिलेगा, रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ वहां मिलबे करेगा, तो काम काज करने की कोनो आवश्यकता है? चला जाए, हम लोग भी कहेंगे कि महोदय हम भी आलसी है। ठीक है। तो ऐसा विचार कर करके बहुत से धूर्त लोग जो है वहां आकर के आलसियों वाली सुविधाएं लेने लगे। आलसियों वाली सुविधाएं लेने लगे कहां पर? मंत्री जी के यहाँ। मंत्री जी कहाँ के थे? मिथिला के थे। तो कहते हैं भैया आप हमें बताइए, जहां पर हम लोग गाय रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं गौशाला। क्या बोलते हैं? गौशाला बोलते हैं। जहां पर हम लोग पढ़ने जाते हैं उसको बोलते हैं पाठशाला। और जहां पर आलसियों को रखा गया है उसको क्या कहिएगा? क्या कहोगे उसको मेरे भाई? तो आप कहोगे गुरुदेव उसको तो हम अलसशाला कहेंगे। क्या कहेंगे? अलसशाला कहेंगे, जहां पर आलसियों को रखा जाएगा। ठीक है। तो अब वहां पर जो है बहुत सारे धूर्त लोग आ गए हैं जो बनावटी आलसी बन कर करके आलसियों वाली सुविधा का लाभ ले रहे हैं। अब सोचो कि पहले 5 आलसी थे, सपोज दैट पहले 5 आलसी थे, तो 5 लोगों पर मंत्री जी का खर्च होता था, 5 ही लोगों पर खर्च होता था। लेकिन अभी क्या था, जितने भी धूर्त लोग थे, जितने भी धूर्त लोग थे, वो सब भी यहाँ पर बनावटी आलसी बना दिखा करके आ गए हैं। वो लोग भी इस सुविधा का आनंद ले रहे हैं। तो अब जो है मेरे भाई खर्च तो बढ़ेगा। अब खर्च तो बढ़ेगा, पहले 5 पे होता था, अब जितना है उतना पे होगा, 50 पे होगा, 100 पे होगा। बहुत सारे धूर्त लोग आ गए थे, तो बहुत सारा धन खर्च हो रहा था मंत्री जी का। तो मंत्री जी के कर्मचारियों ने विचार किया कि जो सचमुच संकटग्रस्त है, जो सचमुच दुर्गतिहीन है, जिनको सचमुच सहयोग की जरूरत है, जो सचमुच आलसी है, उनको इस तरह की सुविधा मिले तो ठीक बात है। लेकिन ये जो फालतू के लोग, धूर्त लोग आ गए हैं, बनावटी आलसी बना करके जो आ गए हैं, इनके पीछे जो हमारी खर्च हो रही है ये ठीक नहीं हो रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग खुद कंगाल हो जाएंगे। इसको ठीक करना चाहिए। तो ऐसा विचार कर करके अलसशाला के कर्मचारियों ने सोचा कि आलसियों की परीक्षा ली जाए। आलसियों की परीक्षा ली जाए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आलसी की परीक्षा कौन सिलेबस से लेगा? 10वां वाला से लेगा कि इंटर वाला से लेगा कि बीए वाला से लेगा? कौन से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो मेरे भाई ऐसी कोई बातें नहीं है। वहां पर परीक्षा लेने का ढंग अलग था। वहां कॉपी कलम पर परीक्षा नहीं लेना है, वहां बुद्धि विवेक का परीक्षा नहीं लेना है। वहां ये देखना है कि सचमुच आलसी कौन है। इसके लिए अलसशाला के कर्मचारियों ने एक उपाय सोचा। एक उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा? तो जब सभी लोग खाना पीना खा करके सो रहे थे, जब सभी लोग खाना पीना खा करके सो रहे थे अलसशाला में, तब जो है अलसशाला के कर्मचारियों ने उस गेट को, वो कमरा के गेट को बंद कर दिया और उस घर में आग लगा दिया। क्या लगा दिया? आग लगा दिया। तो जब घर में आग लग गई तो आग लगी को देख करके जितने भी धूर्त लोग थे, बनावटी लोग थे वहां पर, वो सभी वहां से इधर से उधर कूद फांद कर करके उस घर से बाहर निकल निकल करके अपनी जान बचाए और वहां से भाग गए। लेकिन
उस आग लगी हुई घर में अभी भी बातचीत करने का आवाज बाहर आ रहा था। 4 लोग जो है अभी भी उस घर में आपस में बातचीत कर रहे हैं, कंबल ओढ़े हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। बाकी उनके बगल से सभी उठ-फुट करके 9 2 11 हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, खिड़की कबाड़ी तोड़-ताड़ करके भाग रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है 4 लोग उसी अवस्था में सोए हुए हैं, मुँह को ढके हुए हैं, लेकिन आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? तो पहला आदमी बोलता है, पहला आलसी बोलता है, पहला आलसी बोलता है मेरे भाई, पहला आलसी बोलता है कि ये हल्ला कैसा हो रहा है? अब बगल से जो लोग भाग रहे थे कूद-फांद करके, हल्ला तो होगी, आग लगी है घर में। हाँ, ये पूछता है कि हल्ला कैसन हो रहा है जी? तो दूसरा जो है अनुमान लगाता है, मुँह ओढ़े हुए है, घर में आग लगी है, सब भाग रहे हैं। दूसरा जो है अनुमान लगा करके कहता है, तर्क के आधार पर कहता है कि लगता है कि घर में आग लग गया है, लगता है घर में आग लग गया है। तो तीसरका बोलता है कि कोई धर्मात्मा आदमी नहीं है यहाँ पर, धार्मिक आदमी नहीं है यहाँ पर, जो इस समय हम लोगों को भींगे हुए कंबल से ओढ़ा दे, झाँप दे या हम लोगों को पकड़ के बाहर निकाल करके बचा ले। तीसरा आदमी बोल रहा है। चौथा बोलता है कि अरे बचाल कहीं का, कितना बोलते हो तुम लोग जी, चुपचाप क्यों नहीं रहता है जी? बताइए। इस तरह से चारों आदमी जो है आपस में अभी बातचीत कर रहे हैं, बाकी लोग भाग गए हैं। अब अलसाला के कर्मचारियों को लगा ये जो 4 आदमी हैं, ये सही में आलसी है, इसीलिए ना अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग पा रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि अलससाला में वास्तविक आलसी मतलब सही मायने में आलसी कितने थे? तो आपका जवाब आएगा 4। कितने आलसी थे? 4 आएगा और ये 4 लोग जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं अभी। तब क्या होता है कि अलससाला के कर्मचारियों ने चारों का केस पकड़-पकड़ के खींच-खींच करके बाहर निकाल करके चारों को बचा लिया। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे कि आग लगने के बाद चारों आलसियों को क्या पकड़ के बाहर निकाला गया था? तो याद रखिएगा, झोटा पकड़ के, केस पकड़ के बाहर निकाला गया था। कोई दिक्कत है क्या? ऑब्जेक्टिव में चलें अब। और मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ा था कि स्त्री की जो सच्चा रक्षक होता है, स्त्रियों का जो सच्चा रक्षक होता है, वो मेरे भाई उसका पति होता है। स्त्रियों का सच्चा रक्षक कौन होता है? उसका पति होता है। और बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों का जो सच्चा रक्षक मानेंगे, तो किसको मानेंगे? माँ को मानेंगे। वैसे तो बड़े बच्चे के लिए भी उनका रक्षक उनकी माता है, लेकिन विशेष रूप से जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ का पूरा ध्यान, वो कहीं भी कुछ भी कर रही होती है, तो उनके माइंड और मस्तिष्क में एक ही बात चलता रहता है कि छोटका कैसन है, किधर है, कहाँ है, सो रहा है, क्या कर रहा है ना? तो बच्चों का जो सच्चा रक्षक है, वो उनकी माता होती है। उसी के आधार पर हम कहेंगे कि आलसी लोगों का या संकटग्रस्त लोगों का जो रक्षक होता है, वो दयावान लोग होते हैं। वो कैसे लोग होते हैं? दयावान लोग होते हैं। और हर गांव में कोई ना कोई आदमी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सबों के प्रति दया भावना रखते हैं। भले ही उसका इसमें नुकसान क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आप को इस तरह से लोगों को दिखाते हैं कि हम क्या है, मतलब उनके अंदर कितनी दया भावना भरी हुई है ना? तो चलिए जी, अब हम आप लोगों से एक-एक करके सभी प्रश्न पूछेंगे और आप हमें उसका सीधा-साधा जवाब देंगे। क्या आप लोग तैयार हैं प्रश्न उत्तर के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं प्रश्न उत्तर के लिए? कमेंट बॉक्स को थोड़ा भरिए तो, यस सर, यस सर, यस सर, जल्दी भरिए। जल्दी भरिए आप लोग कि क्या आप लोग प्रश्न उत्तर के लिए तैयार हैं? सत्यम पटेल, यस सर। सत्यम कुमार यादव, जी गुरुजी। ड्रीम 450 प्लस, यस सर। हाँ, जल्दी से सभी बच्चे का जवाब हमको देखना है। नीलम कुमार, यस सर। शबनम कुमारी, यस सर। आइए आइए, और कौन सब है, जल्दी जाइए। लेकिन बच्चे एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा, अभी मैं देख पा रहा हूं कि लाइव की संख्या 11 है। हमें जो बच्चे देख रहे हैं वो अभी लाइव देख रहे हैं 11 बच्चे, और लाइक कितने किए हैं? 5 किए हैं।
पहले आप लोग जल्दी से उस वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, अगर आप 11 लाइव में हैं तो लाइक भी 11 होनी चाहिए। जल्दी से आप उसको लाइक करें। हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाएं जल्दी से। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। आगे क्या आता है गुरुजी? प्रश्न को देखें क्या? प्रश्न के लिए तैयार है आप लोग? आइए आइए आइए, श्री गणेशाय नमः। प्रश्न को शुरू करते हैं हम। क्या कहते हैं? पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। अलस कथा, अलस कथा, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? ए बी सी। कौन है मेरे भाई? ऑप्शन भरें, ऑप्शन भरें। बिल्कुल सही जवाब सबों का आ रहा है। सत्यम पटेल, शबनम कुमारी, सत्यम कुमार यादव। ए को लॉक किया जाए सर, विद्यापति महोदय को लॉक किया जाए। यही है जिन्होंने अलस कथा पाठ को लिखा है। और भाई बताइएगा ये जो कथा है, ये जो कथा है कहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे सर ये तो पुरुष परीक्षा से लिया गया था ना। ठीक है, हम आगे पूछेंगे। चलिए जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, आ गया वही चीजें जो अभी हमने बातचीत की। बताइए, अब यहाँ बोलने वाली बात ही नहीं है। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो आप सबका प्यारा प्यारा जवाब आ रहा है। आइए जी अंकित राजा जी, स्वागत है आपका। करेक्ट आंसर बी कह रहे हैं आप। क्या पुरुष परीक्षा से लिया गया था मेरे भाई? क्या ये जो पाठ है अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से लिया गया था? आप कहेंगे यस सर, यस सर, यस सर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप कह रहे हैं सर जी पुरुष परीक्षा से इस पाठ को लिया गया है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? मेरे भाई बताना आप कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? कौन है मैथिली भाषा के कवि? तो सबका आंसर आना चाहिए कि विद्यापति जी। कौन है? विद्यापति जी मैथिली भाषा के कवि है। आपका ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाबा बजरंगबली। हाँ, आगे बढ़े, चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। वीरेश्वर कौन था? इतना बड़ा नाम है आपके सामने, वीरेश्वर कौन था मेरे भाई? बताना जरा। मिथिला का राजा था क्या? मिथिला का मंत्री था क्या? मिथिला का राजकुमार के था क्या? मिथिला का संतरी था क्या? क्या था मेरे भाई? बताना जरा, बताना जरा। शबनम कुमारी कह रही है कि सर जी बी को देखा जाए थोड़ा सा, तो बी है मिथिला के मंत्री। हाँ, सत्यम पटेल कह रहे हैं कि बी। सत्यम कुमार यादव जी कह रहे हैं बी। क्या क्या हम लोग बी को लॉक कर दें? मिथिला का मंत्री हो सकता है, मिथिला का मंत्री हो जाएगा। वीरेश्वर जो है वो मिथिला का मंत्री था मेरे भाई। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा मंत्री और राजा में। आप कहिएगा कि राजा था तब ना इतना दान पुण्य करता था। नहीं मेरे भाई, मंत्री था वहां का, मिथिला का मंत्री था वो वीरेश्वर जी, है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। कहते हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है? अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है? जरा बताना आप। अपनी जो है भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है? कौन कुछ नहीं करता है मेरे भाई? ऐसे लोग को ही तो आलसी कहते हैं, ऐसे लोग को ही तो आलसी कहते हैं, ऐसे लोग को ही ना आलसी कहते हैं। प्यारा प्यारा कमेंट आप लोगों का आ रहा है, कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है आप लोगों से। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है मेरे भाई? सबसे बड़ा शत्रु जो है वो क्षमा है क्या? क्षमा है क्या? नहीं है। आलस्य, सोचते हैं। क्रोध, छोड़िए इसको। लोभ को भी अभी छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा शत्रु जो हमने आज पढ़ा है वो किसको पढ़ा है जी? वो किसको पढ़ा है जी? वो किसको पढ़ा है जी? वो हमने पढ़ा है आलस्य को। किसको पढ़ा है? आलस्य को। किसको पढ़ा है? आलस्य को। आज आपने पढ़ा है मानव का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है आलस्य। वो क्या है? आलस्य। आलस्य क्या होता है वो भी आपने पढ़ा है कि किसी भी काम को देर से करना या उस काम से बचने के लिए बहाना बनाना आलस्य का रूप होता है। और यही चीज जो है मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, मानव को आगे बढ़ने नहीं देता है, आलस्य। कौन मेरे भाई? आलस्य। आलस्य। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपके सामने, कहते हैं कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, बताना है आप लोग। वास्तव में जो आलसी थे उस घर में, आग लगी हुए घर में, उस अलसशाला में, वो कितने थे? वास्तव में कितने आलसी थे मेरे भाई, बताना जरा, बताइएगा आप लोग। वास्तव में जो आलसी थे वो 5 थे। कितने थे? 5 थे। बिल्कुल नहीं थे। 6 थे। बिल्कुल नहीं। 4 थे। कितने थे? 4 थे। सभी का जवाब आ रहा है आपका सी नंबर ऑप्शन गुरुजी। सी को थोड़ा सा सजा दें अच्छे से, सजा दें अच्छे से, सजा दें अच्छे से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, आप पढ़ें और जवाब दें। कहते हैं कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? यहां किसको लॉक करें? यहां पर किसको लॉक करें जरा बताइएगा हमें। यहां पर हम किसको लॉक करें? यहां पर हम लॉक करेंगे, यहां पर हम लॉक करेंगे किसको महोदय? किसको महोदय? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं मेरे भाई? वो जो है वो आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? सोचिए और जवाब दीजिए। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? अलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, अलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, या इनमें से किसी के लिए भी नहीं? अपने इन्हें फालतू का आग लगा दिया था। आप बताएंगे हमें। आप कह रहे हैं जी, शबनम कुमारी कह रही जी, सर जी सी को थोड़ा देखा जाए। सी कह रहे हैं कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। अलसशाला में आग लगाने का कारण यही था कि आलसियों की परीक्षा हो। जो आलसी है वही रहेगा यहाँ, बाकी हटेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था? सोचिए, हमने आपको सुनाया है आज कि 4 जो आलसी थे उस घर में, चारों को क्या पकड़ के बाहर निकाला गया मेरे भाई? तो आप कह रहे हैं अंकित राजा जी बी, बाल पकड़ के। और कौन कह रहे हैं जी? सत्यम कुमार यादव कह रहे हैं बी, सत्यम पटेल कह रहे हैं बी, शबनम कह रही है बी। हाँ, सभी बच्चे का बी ऑप्शन आ रहा है। बी फोर बाबा बजरंगबली की जय हो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न क्या है? कहते हैं कि अलस कथा पाठ कुतः संकलित? अलस कथा पाठ कहां से संकलित है? अग्नि पुराणतः? ना ना ना, पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए। पुरुष परीक्षातः, रामायण रामायणतः, महाभारतः। अर्थात आप कहेंगे गुरुजी हमने पढ़ा है पुरुष परीक्षा, हमने पढ़ा है पुरुष परीक्षा। कौन सा ऑप्शन होगा? पुरुष परीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं कि जब अलसशाला में आग लगाया गया तो आग लगने के डर से कितने लोग नहीं भागे? वही प्रश्न है, इसको थोड़ा सा दूसरे भाषा में पूछा गया है। कितने लोग अलसशाला में आग लगने के बाद भी नहीं भाग पाए थे मेरे भाई? तो आप कहिएगा कि 3 को नहीं, 2 भी नहीं, 4 है मेरे भाई। मेरे भाई ये संख्या जो है 4 है। 4 लोग जो है आग लगने के बाद भी नहीं भाग पाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं कि वीरेश्वर कैसा था? थोड़ा जल्दी जल्दी आप इसको बताएंगे, क्योंकि दूसरी क्लास जो है मैथ की क्लास, गणित की क्लास, वो आज 4.4 होने वाली है। उसके लिए हमारे आपके जोश फैमिली के सबसे प्यारे शिक्षक, इस संस्था के फाउंडर संजीव सर आएंगे और आप लोगों को 4.3 की पूरी अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से समझाएंगे। 4.3 को आज खत्म करना है। आप लोग मैथ की क्लास में भी जुड़ेंगे, है ना। कुछ ही देर में ये क्लास खत्म होने के 30 मिनट बाद आप यूट्यूब पर देख लीजिए, शेड्यूल लगा हुआ है। जैसे ही लाइव आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैथ की क्लास के लिए आप लोग भी तैयार रहिएगा। थोड़ा फास्ट करते हैं हम। कहते हैं कि वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर ईमानदार था? हो सकता है, हम नहीं जानते हैं भाई। भ्रष्ट था? ये बात भी हम नहीं जानते हैं। धनी था? ये बात तो ठीक है, लेकिन हम पढ़े नहीं हैं अभी। लेकिन हमने पढ़ा है कि वो दानशील था। वो कैसा था मेरे भाई? वो दानशील था। वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? दानशील था। सही बात है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपके सामने, पतिरेव गति ही,
पतिरेव गति ही डैश बालानाम जननी गति। कहते हैं कि पतिरेव गति, यहां पर क्या भराएगा? आपने पढ़ा था पतिरेव गति स्त्री नाम। कहते हैं कि स्त्री की जो गति होती है वो पति होती है। इस बीच में क्या भराएगा मेरे भाई? इस बीच में भराएगा स्त्री नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। और कौन से लोग आ गए हैं? एक न्यू देखते हैं, BR43 गैंगस्टर। वाह, क्या नाम है, क्या नाम है, BR43 गैंगस्टर। चलिए जी, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं स्थिति सौकर्य मूलाही डैश के ना धावंती जंतवः। स्थिति को जो है सुविधाजनक देख करके कौन लोग जो है दौड़े हुए नहीं आता है। ऐसा लाइन आपने किस चैप्टर में पढ़ा है? किस चैप्टर में आपने पढ़ा है? तो आपका ऑप्शन सीधे दिख रहा है, आपका ऑप्शन ए नंबर में दिख रहा है कि आपने ऐसी बातें अलस कथा में पढ़ी है। आपने ऐसी बातें अलस कथा में पढ़ी है कि स्थिति को सुविधाजनक देखकर कौन लोग है जो नहीं भागते आते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था भाई? मिथिला में कौन मंत्री था? तपेश्वर नहीं होगा, भुवनेश्वर नहीं होगा, महेश्वर नहीं होगा, तो कौन बच गया मेरे भाई? बीरेश्वर। कौन बच गया? बीरेश्वर। कौन बच गया? बीरेश्वर। मिथिला में जो मंत्री था वो है बीरेश्वर। अब आ गया है कौन? तबाही सरकार 1 मिलियन। वाह 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 वाह, तबाही सरकार आ गया है। चलिए जी, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहते हैं अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? अरे भाई, ये क्वेश्चन तो आ गया कहां से? ये तो आ गया स्वामी दयानंद वाला चैप्टर से, कि जब मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाया गया था तो वहां पर भक्षण कौन कर रहा था? तो चूहा जो वहां प्रसाद को ग्रहण कर रहा था, मूर्ति पे चढ़ कर करके चूहा जो है प्रसाद को ग्रहण कर रहा था। इसको हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, बीरेश्वरस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्। बीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? बीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? बीरेश्वर स्वभाव से धूर्त था? नहीं मेरे भाई, 1% भी धूर्त नहीं था, 1% भी धूर्त नहीं था। वो तो स्वभाव से दानशील था, वो तो स्वभाव से कारुणिक था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी एवं सी, यानी कि बी और सी, इसके लिए दोनों आंसर जो है सही हो जाएंगे। दोनों आंसर जो है इसके लिए मेरे भाई सही हो गए। वो दानशील भी थे और कारुणिक भी थे, दयावान भी थे और दानशील भी थे। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आया आपको? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपके सामने, को अपि तथा धार्मिको नास्ति कटे वर्षास्मान प्राविर्नोति। किसने कहा था? कहते हैं कि कोई धार्मिक आदमी नहीं है जो इस समय हमको अच्छे से कंबल भिजा करके ओढ़ा दें, बचा लें। ऐसा कौन बोला था? पहला बोला था कि ये हल्ला कैसा हो रहा है, दूसरा बोला था कि लगता है घर में आग लग गया, तीसरा बोला था कोई धार्मिक आदमी नहीं है जो हमको कंबल से उठा करके बचा लें। तो ये बात कौन बोला था मेरे भाई? बताना जरा। ये बात बताना था तीसरा आदमी। कौन बताया था? तीसरा आलसी बताया था कि कोई धार्मिक आदमी नहीं है जो हम लोगों को कंबल से उठा करके बचा ले। हाँ, अगला देखें। अगला प्रश्न है आपके सामने, अलसशाला में बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करता था? कौन भोजन करता था? विद्वान? ना बाबा ना। मूर्ख? नहीं। हमने पढ़ा है महोदय धूर्त। हमने क्या पढ़ा है? धूर्त। धूर्त लोग जो है वो बनावटी आलसी बनाकर भोजन ग्रहण करते थे। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, अलसशाला में आग किसने लगाई? बताना, चुपके से बताना है आपको। अलसशाला में आग किसने लगाई? किसने लगाई? सभी कोई कह रहे हैं महोदय विद्यापति ने। अरे भैया, ना 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 ना, अलसशाला में आग विद्यापति जी लगाने आए थे। सी ऑप्शन काहे भर रहे हो भाई? नहीं जी, नहीं जी, सी तो बिल्कुल नहीं होगा जी। कहां मिस्टेक कर गए आप लोग जी? विद्यापति जी आग लगाने आए थे। अलसशाला में आग जो लगाए थे वो आलसियों ने, ये भी नहीं होगा। मंत्री बीरेश्वर ने, मंत्री जी भी नहीं लगाए थे। विद्यापति जी ये भी नहीं लगाए थे।
अलसशाला के कर्मचारियों ने, अलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाया था मेरे भाई। काहे मिस कर रहे हो आप, काहे मिस कर रहे हो आप? अलसशाला के मंत्रियों ने, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अलसशाला में जो आग लगाई थी वो अलसशाला के मंत्री जी थे। मंत्री जी थे नहीं, कर्मचारी थे। आगे देखते हैं। कहते हैं कि अलसशाला में आग कब लगाया गया था? आग तो लगा था, लेकिन कब लगा था? कहते हैं कि रात में। रात में हमने पढ़ाया क्या? नहीं। दिन में नहीं, जब सब सो रहे थे तब, चाहे दिन हो या रात हो हमको पता नहीं है, लेकिन इतना बात जरूर जानते हैं कि जब सब सो रहा था तब आग लगाया गया था। या दिन में भी हो सकता है या रात में भी हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? जब सब सो रहे थे तब। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहलः किसकी युक्ति है? अरे ये हल्ला कैसा है, ये कौन बोला था मेरे भाई? बताना जरा। तो हल्ला कैसा हो रहा है? आग जब लगा तो सबने कहा कि पहला जो लोग था वो कहता है कि मेरे भाई ये हल्ला कैसा हो रहा है? तो वो कौन बोला था? वो बोला था पहला आलसी ने। पहला आलसी ने बोला था हल्ला कैसा हो रहा है जी, है। दूसरा आलसी क्या बोला था जी? दूसरा आलसी बोला था कि लगता है घर में आग लग गया है। तीसरा बोला था क्या? कि कोई धार्मिक आदमी नहीं है जो हमको बचा ले। चौथा आदमी बोला था अरे बचाल बहुत बोलते हो, चुपचाप काहे नहीं सोते हो। ऐसा कहा गया था। लेकिन यहाँ पूछा है कि ये हल्ला कैसा है, ऐसा किसने कहा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला आलसी। पहला आलसी। अगला प्रश्न हम आपसे पूछें, अगला प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? पलायमान का मतलब होता है मेरे भाई भाग गए। जब घर में आग लगी थी तो कौन लोग जो है भाग गए थे? तो आपका प्यारा प्यारा जवाब आना चाहिए, सबका जवाब आना चाहिए, धूर्त लोग। कौन लोग मेरे भाई? धूर्त लोग। आलसी लोग तो वहां थे ही, समझदार लोग तो वहां ना के बराबर थे। फुर्तीले लोग ये भी नहीं कह सकते हैं। काहे कि हमने पुस्तक में पढ़ा है कि धूर्त लोग जो था वो भागे थे ना। चलिए जी, पंकज कुमार भी है यहाँ पर, आपका स्वागत है पंकज जी, है ना। उसका भी जवाब है डी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे विचार है आपके। चलिए जी, आपका ये चैप्टर होता है खत्म। क्या होता है मेरे भाई? खत्म होता है। अब आप थोड़ा सा मुस्कुराइए, अब आप थोड़ा सा मुस्कुराइए। कमेंट बॉक्स में मुस्कुराने वाला इमोजी दिखाइए थोड़ा सा, क्योंकि आपने पूरे सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ा और बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है। अब आप बताएंगे ये किसका चित्र हम बनाए हैं? ये किसका चित्र है भाई? पहचानो अपने आप को, कौन है ये? कौन हो तुम? बताना जरा। कहते हैं अब आपको मुस्कुराना है थोड़ा सा, क्योंकि आपने अभी तक क्योंकि अभी तक आपने क्योंकि अभी तक आपने 24 क्वेश्चन को हल किए हैं, 24 प्रश्न को हल किए हैं। कितने प्रश्न को हल किए हैं मेरे भाई? 24 प्रश्न को हल किए हैं। और आपका जो रिजल्ट है मेरे भाई, वो हमें विश्वास है कि 24 में से 24 होंगे। अर्थात आप 24 में से 24 बनाए होंगे, 24 में से 24 आप सही किए होंगे। आप मुस्कुराइए थोड़ा सा। सत्यम जी मुस्कुरा रहे हैं, है ना। सभी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। क्या आप 24 में से 24 स्कोर कर पाए हैं? क्या 24 प्रश्न में से 24 का आपका जवाब सही आया है? तो आया है तो ये लिंक को आपको अपने सभी सखी सहेलियों को, अपने सभी दोस्त रिश्तेदारों को भेजना है और बताना है कि जोश स्टडी क्लासेस पर क्लास हो रही है, जहां पर महावीर सर पढ़ा रहे हैं संस्कृत, जो कि एक अलग ही अंदाज में है ना। तो हम आप लोगों से अब विदा चाहते हैं। हम आप लोगों से अब नए सेशन में, नए क्लास में मिलेंगे, अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ी देर आराम कीजिए और गणित की क्लास के लिए तैयार रहिएगा। कॉपी कलम और पानी का डब्बा पास में रखिएगा। मोबाइल तो अभी चार्ज में लगा के छोड़ दीजिएगा, है ना। आप मोबाइल चार्ज में लगा के छोड़ दीजिएगा।
मैथ की क्लास के लिए तैयार रहिएगा। जैसे ही हमारे प्रिय संजीव सर आएंगे, आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा और आपको वहां पर जुड़ जाना है और अच्छे ढंग से जो जो चीजें बोर्ड पे लिखी जाएगी उसको अपने कॉपी में उतारना है, समझना है। जहां भी दिक्कत होती है आप तुरंत वहां कमेंट करेंगे, वहां पर पूछेंगे, उनका जवाब देने के लिए हमारे सर तैयार है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने अगर जॉस स्टडी का कोर्स नहीं खरीदा है तो प्ले स्टोर पर जाइए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, है ना। और वहां पर फ्री वाले नोट्स भी अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं। अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए, पूरा कोर्स चाहिए, तो आप बाय नाउ करके मात्र 199 रुपया, 199 रुपया ही तो है मेरे भाई। और ये है आपको पूरे परीक्षा तक की तैयारी के लिए 199 रुपया। आप सोचो, एक मेला देखने जाते होगे ना तो 1000 रुपया से कम खर्च करके नहीं आते होगे। एक दिन की बातें मैं कह रहा हूं, और यहाँ पर पूरे साल की फी है 199 रुपया, है ना। तो आप जाकर के कोर्स को खरीदें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।